हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा है, पृथ्वी पर मौजूद है ना। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहेंगे? भूमंडल। जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको क्या कहेंगे? भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है इसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी होता है, ये पृथ्वी, इसके चारों ओर गैस की जो परत घिरी हुई है उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। इसमें जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। यहाँ पर क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा दूसरी गैस भी होती है। ये सब गैस यहाँ पर होती है किसमें? वायुमंडल में। देखिए अब जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी है बहुत सारा भाग पर पानी पाया जाता है, इसको क्या कहेंगे? जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे हैं बर्फ हो गया, जल हो गया, जलवाष्प हो गया। बर्फ, जल और जलवाष्प ना, ये सब सम्मिलित है किस पर? जलमंडल में। अब जीवमंडल देखते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल हो गया, जल हो गया एवं हवा हो गया। जहाँ पर क्या स्थल है? स्थल, जल एवं हवा, ये एक सीमित क्षेत्र है। तो क्या हम लोग देख चुके हैं? जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा ये सब है तो इसको क्या कहेंगे? जीवमंडल। जहाँ पर हो गया आपका स्थल, जल और हवा, ये क्या हो गया आपका? जीवमंडल। अब देखते हैं भूमंडल के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसको क्या कहेंगे? भूमंडल। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत होता है। जो भूपर्पट्टी की चट्टानों के, बड़ी बड़ी चट्टानों के और मिट्टी की पतली परत बना हुआ है इसमें, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? भूमंडल, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिस पर क्या होता है? जीवों के लिए पोषक तत्व होते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जलीय स्तरीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जानते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के। जो पृथ्वी का भूभाग है इसको 2 नाम से, एक महाद्वीप हो गया आपका, दूसरा महासागरीय हो गया। ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जितने भी महासागर हैं आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं ना। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। असल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। देखिए जो समुद्र का जल है उसका तल, यहीं से स्थल की ऊंचाई मापा जाता है, यहीं से ऊंचाई मापा जाता है और इस जगह का जो नाप होगा वह शून्य होगा और ये सभी जगह समान ही होता है। अब मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर है, ये उत्तर अमेरिका, ये रॉकी पर्वत है और ये अपलेशियन पर्वत है और आपका अमेजन नदी जो विश्व का सबसे बड़ा नदी है दक्षिण अमेरिका में है, ये एंडीज पर्वत। ठीक है, इधर में प्रशांत महासागर था और इधर फिर एक कर्क रेखा हो गया, विषुववृत्त, मकर रेखा, ये अटलांटिक है और इधर आर्कटिक महासागर, ये अल्पस पहाड़ है और ये भूमध्य सागर, यूरोप है और इधर एटलस है, सहारा मर्सल जो अफ्रीका में है और नील नदी जो अफ्रीका में है और ड्रेकन्सबर्ग, ये ड्रेकन्सबर्ग है। और आगे देखते हैं, इधर नीचे अंटार्कटिका है और इधर दक्षिण महासागर हो गया आपका और ये एशिया महाद्वीप है और तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, इस प्रकार से इधर बना हुआ है। ये हिंद महासागर है और इधर प्रशांत महासागर और ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है और इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ऑस्ट्रेलिया में है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो 8,848 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना करते हैं। देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, ये 11,022 मीटर है।
फ्रेंड्स, एक चीज़ कि अगर हम देखिए कोई भी जीएस पेपर का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें एनसीईआरटी बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से इतने सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको अदर बुक में कम ही दिखाई मिल पाएगी, लेकिन एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है आपका जीएस एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, लेकिन जीएस के लिए ये एनसीईआरटी बुक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक काफ़ी ध्यान से और एक एक पॉइंट को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी कल्पना करने वाली बात है, जो हमारा समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इतनी गहराई है, लेकिन जो समुद्र से ऊंचाई वाला, जो समुद्र से ऊंचाई वाला भाग है मात्र 8,848 है। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी कल्पना करने वाली बात है ना। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं, यहाँ पर मैम हमें बताई है, क्या आप जानते हैं ये वाले पॉइंट सबसे ना बहुत सारा क्वेश्चन बचता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी है, तथा भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा, जो भारत के हैं वो तेंजिंग नोरगे शेरपा है, 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और जापान की जुको ताबाई विश्व में 16 मई, जो जुको ताबाई है विश्व की पहली महिला है, और जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। फिर बछेंद्री पाल, जो भारत की प्रथम महिला है, 1975 को 16 मई ये बछेंद्री पाल आपका 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा ना। अब देखते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ठीक है, जो विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। जो विस्तृत जल राशि है तो उसके द्वारा अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका ना। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर दक्षिण याद रखिएगा और अमेरिका साथ में रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 महाद्वीप हैं। और विश्व के जो मानचित्र में हम लोग तो देख चुके पहले, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, ठीक है, 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है, जो यूराल पर्वत है एशिया के पश्चिम में है, और इसे यूरोप से अलग करती है, एशिया इधर यूरोप हो गया ना, इधर एशिया इधर यूरोप, ठीक है। और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त, जो यूरोप और एशिया के जो जोड़ वाला भाग है, इन दोनों की मेल वाला भाग है, तो इसको क्या करेंगे? यूरोसिया, यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरोसिया, ठीक है। यूरोप एशिया से सब बहुत छोटा ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में इसको देखकर पता लगना है ना, ठीक है। हम लोग पता तो लगा चुके थे पहले ना, हम लोग देख चुके हैं। और अफ्रीका एशिया के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अफ्रीका है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, लगभग में इसके बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हम पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखा, यानी कर्क, विषुवत और मकर, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखना है और देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो पहले हम लोग देख चुके थे अफ्रीका का मानचित्र, जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके भिन्न भिन्न भागों से होकर गुजरती है ना। देखिए अफ्रीका में एक ट्रिकी की बात करें तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 3 रेखा, जो कर्क हो गया, विषुवत हो गया और मकर हो गया। ये ट्रिकी की बात करें तो अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पर तीनों रेखा गुजरती है, और इसमें 0 डिग्री अक्षांश में इसके मध्य से गुजरती है ना। और इसमें सहारा रेगिस्तान मिलता है, और विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी इसी से गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे इसके महाद्वीप के चारों तरफ समुद्र में महासागर से घिरा है विश्व, और
ये सब तो देख चुके हैं हम लोग। इसका चारों तरफ समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है ना। और इस फिर हम लोग देखेंगे उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रीय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तर अमेरिका है विश्व का तीसरा सबसे, देखिए फर्स्ट में एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रीय स्थल से जुड़ा हुआ है, एक संकरा भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये पूरी तरह से पूरी उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्व पश्चिमी, उत्तर भाग और पूरी पश्चिम में भाग इधर स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, ये 3 महासागर से घिरा है ना। देखिए ये उत्तर अमेरिका हो गया, इसका स्थल संधि हो गया। ये दक्षिण अमेरिका, ये पूरी तरह से पश्चिम में है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि पानी का संकरा भाग होता है, और जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे यहाँ पर अरब सागर है, और इधर जल संधि इधर का है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी। ये भारत का मानचित्र है। ये भारत और श्रीलंका जल संधि से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में देखिए जो दक्षिण अमेरिका है वो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर, जो उत्तर है उत्तर वाला भाग से दक्षिण की ओर जाती है। उधर उत्तर है तो ऐसे 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 दक्षिण की ओर जाता है। कौन सा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। जो दक्षिण अमेरिका है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं से बहती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है ना। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? ये द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया ना। अब देखते हैं अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव तथा ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र से जो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। दक्षिणी भाग में है ना, पूरा दक्षिण में, क्योंकि यहाँ पर सूरज का रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव नहीं निवास करता है। अब बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी हैं 2, मैत्री तथा भारती। ये भारत के है ना शोध केंद्र। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। जो नदी हो गया, झील हो गया, हिमनदी हो गया, और भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी इसमें सम्मिलित है ना। किसमें? जलमंडल में। अब देखिए ये महासागर का पानी है, यहाँ का ये वाला भाग छोड़ के इधर पूरे महासागर का पानी है। और अवलवण जल मात्र 2.5% और महासागर का पानी 97.5%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, जो खारा होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है ना। अब देखते हैं महाद्वीप के बारे में। ये जो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा है। इसके बाद अफ्रीका हो गया, इसके बाद उत्तर अमेरिका हो गया, इसके बाद दक्षिण अमेरिका हो गया, इसके बाद आपका यूरोप हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया छुटकू सा, ये छुटकू सा है ना। अब लास्ट में अंटार्कटिका है ना। अब मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, ये सब तो जाने ना। जो पानी है खारा पानी, वो मानव के उपयोग नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो पानी बचा है वो हिम नदी और भूमिगत जल में मिलता है ना। जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मात्र 2 कितना प्रतिशत है? 2.5% है ना यहाँ पर। ये 2.5% है।
बार बार कोई चीज़ को देखने से ना दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए आप लोग को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए और याद होते रहेगा आप लोग का। और जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है, मात्र 2.5%, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की महसूस करते हैं। ठीक है, जितना भी पानी है उसमें से सबसे ज़्यादा तो खारा पानी है, जो बचा हुआ पानी है तो वो मात्रा बहुत कम है। इसलिए हमें पानी की क्या करना चाहिए, पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और महासागर के बारे में जानेंगे। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। जो महासागर है ये जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जिसमें तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं होती है। जो महासागर का पानी है वो हमेशा गतिशील रहता है, जिसमें ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं आती है। ठीक है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। जैसे सबसे बड़े से छोटे आकार पर, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, इसका दक्षिण महासागर, इसके बाद लास्ट में आर्कटिक महासागर होता है। ठीक है, पहला प्रशांत आ गया, अटलांटिक, अब हिंद, अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक। ठीक है, इस प्रकार बड़े से छोटे में आ गया। अब प्रशांत महासागर के बारे में जानेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार में है। ठीक है, एशिया, जो प्रशांत महासागर का आकार लगभग में वृत्ताकार जैसा है ना। और जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित, जो एशिया में है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा में प्रशांत आ गया, दूसरा में अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा एस अक्षर, देखिए अटलांटिक की बात करें ना, अटलांटिक, जैसे अटलांटिक होता है ना, अटलांटिक, अगर इसका साइन अक्षर के बारे में याद रखना है तो अट में थोड़ा एस जोड़ना है, अट में थोड़ा एस जोड़ना है। ऐसे करने से इसका आकार एस जैसा बन जाता है ना। टॉ में एस जोड़ेंगे तो थोड़ा बढ़ा देंगे तो क्या बनेगा, ये एस अक्षर। तो ये अटलांटिक महासागर का एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर, देखिए इसके पश्चिम किनारे पर क्या है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके पश्चिम किनारे पर। ठीक है, और पूर्वी किनारे पर क्या है, यूरोप एवं अफ्रीका, पूर्वी किनारे पर है यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। जो अटलांटिक महासागर है ना, इसका तटरेखा देखिए एकदम दांत के समान है ना, देखिए इसी तरह है ना। यह अनियमित एवं दंतु तटरेखा पर प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। देखिए अत्यधिक जो दंतु तटरेखा है ना, इसी के चलते ये प्राकृतिक पोताश्रय है। इस पर जहाज़ों को आने जाने में थोड़ी दिक्कत कम होती है। ठीक है, मतलब इसमें दिक्कत कम होती है और ये आदर्श स्थिति है। ठीक है, किसी पतन के लिए आदर्श स्थिति है। और व्यापार की स्थिति से बात करें तो व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। आकार कैसा है, एस, ये कैसा है, दंतुरित तटरेखा। ठीक है, और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है और यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो हिंद है हमारा त्रिभुजाकार। ठीक है, हिंद महासागर त्रिभुजाकार है ना। इसके उत्तर में एशिया है, इसके उत्तर में एशिया हो गया, पश्चिम में अफ्रीका हो गया, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। कौन सा महासागर में, तो हिंद महासागर है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। तो दक्षिणी महासागर है अंटार्कटिका, ये महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये कितने डिग्री, 60 डिग्री उत्तर की ओर दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिणी महासागर ये तो पढ़ चुके हैं। अब आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव
वृत्त में स्थित है, जो आर्कटिक महासागर है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ रहे हुए हैं। जो छिछला पानी है उसके साथ एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? बेरिंग जल संधि। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। और अब देखेंगे वायुमंडल। पहला देख लेते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? बहिर्मंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जो हम लोग का पृथ्वी चारों ओर से गैस से घिरा हुआ है ना। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। जो वायु का परत है ये महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, ये हमें ऐसी वायु प्रदान करते हैं जिसे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों की सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, इसका बहुत काम है, इसका अटूट काम है। और ये हमें बहुत सारे सूर्य के विकिरणों से बचाते हैं। ठीक है, हानिकारक किरणों से बचाते हैं। और इसका वायुमंडल का 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो वायुमंडल है यह 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है ना। और वायुमंडल को इसके घटकों को तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जो वायुमंडल का घटक और तापमान है उसके अनुसार ये 5 परत में बटा हुआ। जो पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि। इसकी मात्रा कितनी है? 1%। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर पे बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो पृथ्वी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है तो वो अवशोषित करता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और पृथ्वी इससे गर्म रहती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होती है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। और हम जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जो पर्वतारोही होती है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर घनत्व कम होती है, हवा का घनत्व कम होता है, इसलिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। अब जैव मंडल के बारे में देखेंगे। ये जल मंडल हो गया आपका, और ये स्थल मंडल, इसके ऊपर वायुमंडल। ठीक है, ऊपर की ओर जानते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखिए, जो जहाँ पर ज़्यादा दाब होगा वहाँ से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु है उसको पवन कहेंगे। अब जीवमंडल है क्या? जीवमंडल स्थल है, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। या जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य सहित सभी प्राणी जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। मनुष्य तथा सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल में जुड़े हुए हैं ना। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल, जैसे जैसे जीव जंतु आ गया तो इसको जंतु जगत, और पादप पेड़ पौधा आ गया इसको पादप जगत, 2 भागों में बांटते हैं ना। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। अगर हम इस मंडल की किसी भी एक भाग का अगर कोई छेड़छाड़ी करे या कुछ भी काम करे तो इसमें तीनों भाग पर असर पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। जैसे अगर हम पेड़ पौधा काटे, ढलान क्षेत्र में पेड़ पौधा काटे तो क्या यहाँ का मिट्टी का बहाव तेज हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रहा।
यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है ना। देखिए, इसी प्रकार बात करें, अगर कहीं प्राकृतिक कुछ भी आपदा होती है, जैसे भूकंप आया, तो पृथ्वी के सतह में परिवर्तन हो जाता है। और हाल की बात करें तो इस सुनामी के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, जिसके चलते झील और नदियों का पानी पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के उसका जो पानी सभी गंदे पानी झील और नदियों में प्रवाहित हो जाने के कारण मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं रहा, और यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत जो होता है, इन सारे के उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये हानिकारक भी है। इसे वायुमंडलीय या इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसे भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हमें तीनों मंडल के संतुलित बैलेंस संतुलन बनाए रखने के लिए हमें तीनों का मतलब सही ढंग से प्रयोग सीमित संसाधन के रूप में करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई होगी, और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।